विशाल खबर के सभी दर्शकों को नमस्कार। आइए कबीरा तेरे द्वार में इस सप्ताह हम सुनते हैं हिंदुस्तान के हास्य सम्राट के नाम से जाने जाने वाले भाई अशोक सुंदरानी जी को। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि वो हमारे शहर के हैं, हमारे ज़िले के हैं और सहज ही हमें उपलब्ध हो जाते हैं। मैं आप सब लोगों के बीच इस बसंत में आप सब लोगों के चेहरे में मुस्कान लाने के लिए हमारे बीच आज अशोक सुंदरानी जी हैं। मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच इन दो पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। सुनेगा। किसी शायर ने कहा कि मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो निश्चित रूप से हम सब जितना पुण्य हमें किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में जाकर के भगवान की पूजा अर्चना करने से होता है, कहीं उतना या कहीं उससे भी ज़्यादा पुण्य हम सब लोगों को किसी चेहरे पर मुस्कान लाने से होता है। और इसी विश्वास के साथ हमारे बीच भाई अशोक सुंदरानी जी हैं। आइए सुनते हैं अशोक सुंदरानी। दोस्तों नमस्ते। सतना के, विंध्य के सभी चाहने वालों का, जानने वालों का मैं अशोक सुंदरानी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज विशाल खबर के माध्यम से आपसे रूबरू हूं। 2 साल कोरोना ने पूरे देश को, क्या पूरे विश्व को परेशान किया। कोरोना से उबरने के बाद, कोरोना से निकलने के बाद फिर से हवाएं अपनी रफ्तार से चलने लगी हैं, फिजाओं में वो मस्ती आ गई है। उम्मीद करते हैं कि इस बार होली के रंग भी बिखरेंगे, फागुन भी अच्छा होगा, उसी तरह ट्रेनों में भीड़ होगी, उसी तरह से हवाई जहाज, एयरपोर्ट में रौनक होगी। कोरोना ने बहुत कुछ बदला भाई साहब। गानों के अर्थ बदल गए। गाने कितने अच्छे लगते थे सुनने में। एक गाना था, साजन मेरा उस पार है और मिलने को दिल बेकरार है। पुलिस वालों ने उस लेडी को, उस औरत को समझाया कि अपने दिल पे कंट्रोल रख, क्योंकि जहां तेरा साजन है वो इलाका आता है रेड जोन में और तू खुद फंसी है ग्रीन जोन में। अगर एक बार मिलने के लिए चली गई तो कम से कम 14 दिन के लिए तुझको क्वारंटीन होना पड़ेगा, इसलिए दिल पे कंट्रोल रखो। एक गाना कितना प्यारा था कि चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, कहते कहते भी चुप हो जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? लोगों ने कहा पागल, ये प्यार नहीं है, ये पुलिस का डर है जिसके कारण तुम चलते चलते रुक गए हो, क्योंकि पुलिस का पता ही नहीं है कि कहाँ पे टैटू बना दिया। बहुत लोग इस बार ऐसे थे सतना में कि आटा लेने गए थे और सूजी लेके लौटे, लेकिन अब कोरोना काल का मामला है। टैटू से मुझको याद आया कि मैं बम्बई गया था अभी, तो एक लड़का 18-20 साल का लड़का हाथ पकड़े रो रहा था, हाथ में टैटू गुदा था उसके। मैंने कहा कि टैटू गुदवाए हो, जब सहन नहीं होता है तो काहे को गुदवाए तुम, क्या ऐसा क्या प्राण लेना अपने? बोला दर्द के कारण नहीं ना रो रहा हूं। मैंने कहा फिर काहे रो रहे हो? बोला दर्द नहीं है, स्पेलिंग गलत हो गई, कैटरीना लिखवाना था कुतरीना लिख दिया है साहब। अब जिसको दिखाना उसको का मुंह लेके दिखाऊं कि ये ले इसमें कुतरीना लिखा हुआ है। तो ऐसा हुआ कोरोना में कि मैं क्या बताऊं। 10-10 आदमी अंतिम संस्कार में जाएंगे, 10 आदमी वर पक्ष के होंगे, 10 आदमी वधू पक्ष के होंगे। एक लड़के ने तो सतना कलेक्टर, यहाँ एक सत्य घटना हुई, मजे लेना उसके, एक ने कलेक्टर के यहाँ आवेदन दिया कि सर मेरी शादी तो हो गई है, शादी के लिए तो गाइडलाइन आई थी, हनीमून की क्या गाइडलाइन है पता नहीं है, तो गाइडलाइन सरकारी बताई जाए जिससे हम लोग हनीमून मनाने जा सकें। कलेक्टर के पास अर्जी गई, बोले ये नई मुसीबत आ गई। फिर खोज की गई, उस पर मीटिंग हुई, फिर उसको जवाब गया लड़के के पास कि आपका हनीमून मनाने की अर्जी प्राप्त हुई, तो सरकार आपके साथ इस काम में भरपूर साथ में है। आप दोनों के हनीमून के लिए एक सरकारी आदमी आपके साथ में जाएगा और सरकारी खर्चे पर आपको एक होटल में रुकाया जाएगा। लेकिन चूंकि नियम क्वारंटीन का है तो पहले आप लोगों को 14
दिन अलग अलग कमरे में क्वारंटीन में रखा जाए। फिर उसके बाद पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको हनीमून मनाने की अनुमति दी जाएगी। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। उन लोगों ने कहा आगी लगे ये मास्क में और आगी लगे ये 2 गज की दूरी में। अब उनको सरकारी लोगों को समझाए कि 2 गज की दूरी के साथ हनीमून कैसे तुम्हारे बाप नहीं मना सकते। लेकिन ये सब कोरोना काल में ये बहुत हुआ। कोरोना काल ने इतना कहीं कहीं तो इतना आनंद दिया, इतना आनंद दिया। हमारे शहर में जितने लोग उधारी लेने वाले थे वो लोग तो अभी भी मास्क लगा के घूम रहे हैं, और जिनकी दुकान से उधारी लिया है उन्हीं की दुकान के सामने से निकल जाते हैं और ज़्यादा बड़ा मास्क लगाते हैं कि वो अच्छा। पूरे विश्व में अगर कोरोना के कीटाणुओं को सर्वाधिक शर्मिंदगी झेलनी पड़ी भगवान कसम, तो वो हिंदुस्तान में झेलनी पड़ी। हमारे यहाँ आपको सुन के आश्चर्य होगा कि वो निर्देश आते थे कि यहाँ से मास्क को पकड़िए, यहाँ से मास्क को पकड़िए, ऐसे उतारिए, ऐसे लगाइए। हमारे यहाँ पता नहीं कितने ऐसे परिवार हैं जिनने पूरे परिवार में 14-15 लोग हैं तो मास्क एक खरीदा। एक जना जब मास्क लगा के बाजार करके आ जाता था तो फिर दूसरा जाता था उसका मास्क लगा के। अब एक जना गया मास्क लगा के, मास्क उसने उतार के रखा, कोरोना की कीटाणु चिपक गए फायदा उठा के। दूसरे ने जब लगाया तो उसकी राजश्री इतनी गंधाई कि पूरा परिवार मर के नीचे गिरा कि कहाँ अरज गए इसके मास्क के चक्कर में। सर्वाधिक शर्मिंदगी कोरोना कीटाणुओं को अपने हिंदुस्तान में ही झेलनी पड़ी। अच्छा, टोटली कंफ्यूज रहे कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन ये हिंदुस्तान कहते हैं मस्तियों का देश है। जहाँ विदेश में कहा जाता था कि इटली नंबर 2 पर है साहब चिकित्सा व्यवस्था में, फ्रांस नंबर 1 पे है, लेकिन जहाँ लाशों का अंबार लगा वहाँ हिंदुस्तान ने बखूबी इस कोरोना पर अधिकार पाया। कई लोगों ने मौके का फ़ायदा भी उठाया। मैं सच बता रहा हूँ, शायद आपको ये नई जानकारी लगे। एक आदमी मिला, अपनी कार की नंबर प्लेट में लिखवाया था कि भूतपूर्व कोरोना पॉजिटिव। मैं कहा यार ये इसका क्या मतलब है? पहली बार आज तक विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि भूतपूर्व कोरोना पॉजिटिव क्यों लिखवाए हैं? मैं रुकवाया कार को उसकी। मैं कहा भाई साहब देश घुमाए, लेकिन ये पहली बार किसी कार में भूतपूर्व कोरोना पॉजिटिव दिखाई, इससे क्या क्यों लिखवाए हो? उसने कार को साइड में लिया, बोले भाई साहब बड़ी दिक्कत थी, रात बिरात जब मैं लौटता था तो थोड़ा सा मेरे को लेने की आदत है, तो पुलिस वाले कार रोक के मुंह सूंघते थे कि पिए है कि नहीं पिए है। जब से ये भूतपूर्व कोरोना पॉजिटिव लिखवा दिया हूँ तो पुलिस वाले दूर से कहते हैं तुम निकलो भाई। कोई अब न मुंह सूंघता है न मुंह सूंघने वाली मशीन लगाता है। तो ये मौके से हर हिंदुस्तानी आदमी मौके का फ़ायदा उठाना अगर कोई जानता है तो वो अपना देश जानता है, और बात करने के तो माहिर हैं भाई साहब। अब अमेरिका का एक आदमी आया तो बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान है यार, क्या क्या किया हिंदुस्तान ने? तो अपने हिंदुस्तानी आदमी ने पूछा तुम्हारे अमेरिका ने क्या किया? अरे बोले 15 दिन पहले एक ऐसी मशीन बनाया है कि इधर से लौकी डालो, 15 मिनट बाद उधर से सब्जी बन के तैयार और कटोरी में रख जाएगा। अपने इंडिया का आदमी जवाब देना जानता है, बोले बस इतना किया है अमेरिका ने। अपने हिंदुस्तान ने अभी 1 हफ्ते पहले ऐसी मशीन बनाई कि इधर से लौकी डालो, 15 मिनट बाद उधर से सब्जी बन के तैयार। आप सब्जी 1 चम्मच खाओ, टेस्ट पसंद नहीं आए वापिस सब्जी डालो मशीन में, उस तरफ से लौकी बाहर, फिर चाहे उसकी दूसरी सब्जी बना सकते हो। अमेरिका वाला वही सुसाइड कर लिया। बोले इससे हिंदुस्तानी आदमी से हम कभी जीत ही नहीं सकते। इसलिए भगवान मेरे देश को इतनी तरक्की दे, ये मस्ती बनी रहे, ये जिंदा दिली बनी रहे, और कुछ हो ना हो। कहते हैं कि फकीराना अंदाज की हम फकीरों से जो चाहे दुआ ले जाए, फिर जाने किधर हमको ये हवा ले जाए, और हम कहाँ देते हैं हर गम को खुशी की चादर, बस जिंदा रहने की हमसे कोई अदा ले जाए। बस हम जिंदा रहना जानते हैं साहब। इस तरह की विषम परिस्थिति, क्या हमारा देश है साहब?
हमारे देश ने कोरोना काल में दिखाया कि हमारे हिंदुस्तान की बेटियां कितनी बहादुर हैं। हमारे हिंदुस्तान की एक बेटी ने कोरोना काल में केवल ठान लिया तो अपने संकल्पों से बंबई से मोतीहारी बिहार तक की दूरी अपने बूढ़े माँ बाप को रिक्शे में बैठा करके पैदल पैदल अपने हौसलों से नाप लिया। साहब, ये हमारा देश है, ये हमारा हिंदुस्तान है। विदेश वाले क्या खा के मुकाबला करेंगे हमारी हिंदुस्तानी बालिकाओं का, बालक का, आदमी का। हम लोग कम से कम चीज में से अधिक आउटपुट निकालना जानते हैं। ट्रेन बंद हो गई, लोग पैदल चले, पैदल पूरे देश को नाप लिया। फिर बाद में जब ट्रेन चलने लग गई तो जिंदगी फिर से वैसी की वैसी चलने लग गई। लेकिन ये कैमरा मुझे कैच कर रहा है। थोड़ी सी मुझे शिकायत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये रही कि उन्होंने जानकारी तो दी, बहुत अच्छा है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आभार, लेकिन डराया ज्यादा। एक चीज आई ब्लैक फंगस, दिन भर वह दिखाया कि ब्लैक फंगस होने से भाई साहब आंख निकल जाती है। हम दिन भर कल्पना कर करके डरे कि आंख कैसे निकलती होगी, कैसे। फिर येलो फंगस आया, फिर वाइट फंगस आया, फिर हमने कहा 2-3 कलर और बचे हैं तो वो भी कलर के फंगस आ जाए तो आदमी जिस कलर की ड्रेस हो वह कलर का फंगस चूज करे कि हमको येलो हो जाए, हम येलो फंगस। जैसे आज हमने ये नीला पहना तो हम कहें ब्लू फंगस हो जाए। लेकिन ऐसा डरा, दिन भर आंख निकलने के सीन दिखाते थे। तो एक दिन अभी ताजा हम दोपहर को सोए थे जब दूसरी लहर चल रही थी, तो सोए थे तो श्रीमती जी आई कमरे में, हमको गहरी नींद में थे, तो उनने सोचा पंखा बंद किया और जाले उतारने लग गई। थोड़ा सा जाला उड़ के हमारी आंख के ऊपर गिरा। हम जब शाम को आंखें खोले, आईना में देखे तो लगा कि ब्लैक फंगस का पहला केस साला सतना जिला नगौदे में आया। अब हम बुरी तरह डर गए। उसी दिन हमको समझ में आया कि हार्ट अटैक कैसे होता होगा। हम कल्पना करने लगे कि हम बिना आंख के दिखेंगे कैसे, एक आंख निकल जाएगी तो हमको लोग क्या कहेंगे। लेकिन फिर ये एक छोटे बच्चे ने बताया कि बड़े पापा आपको ये जाला लगा। जब जाला हटाया तब जान में जान आई, तब संसार खूबसूरत दिखने लगा। तब लगा कि ये कम से कम इतना ज़्यादा डराया न जाए। फिर अभी जब तीसरी लहर आई तो बोले एक नया वो वेरिएंट आया ओमिक्रॉन। ये ओमिक्रॉन पिछले जो 2 निकल गए इसके चूजे लड़के, इनसे 55 गुना खतरनाक है। ये दोनों वैक्सीन को बेच सकता है। सब लोग हाथ देखने लगे कि कहाँ लगी थी, बेअसर है, काहे को ठुकवाया ये हैं। हम पुलिस के बहुत आभारी हैं, डॉक्टरों के बहुत आभारी हैं। पुलिस ने बहुत ध्यान रखा, डॉक्टरों ने बहुत ध्यान रखा। डॉक्टर पुलिस में केवल इतना अंतर था कि डॉक्टर लगाने से पहले पूछ लेता था कि पिछली बार किस तरफ लगाए थे। पुलिस वाले पूछते नहीं थे कि किस तरफ लगाए थे, बस वो तुरंत जड़ देते थे। जब मास्क लगा होता था तो समझ में भी नहीं आता कौन सुंदरानी है, कौन धनवानी है, कौन ये है। मास्क लगा, उनने लगा दिया अपना एक वैक्सीन। फिर बाद में जब हम मास्क उतार, अरे सुंदरानी जी पहले बताना, कहाँ से बतावे आदमी। मास्क उतार दे तो आप चालान कर दो और न उतारो तो आप ठोक दो। तो लेकिन ये मस्ती थी साहब, ये मस्ती बनी रहे, ये उम्मीद बनी रहे। हम शुक्रगुजार हैं उस ऊपर वाले के कि इस भयावह दौर में ना तो अपने परिवार से किसी को खोया, ना कुछ ऐसा हुआ। कुछ मित्र जरूर हमारे इस कोरोना के शिकार हुए, उनको श्रद्धांजलि। यहाँ आए हैं विशाल खबर का बहुत बहुत आभार। सच का जुनून इनका टैग लाइन हैशटैग है, सच का जुनून। एक कविता विशेष के लिए सब लोग आग्रह भी करते हैं, मेरी पहचान की कविता है, वैसे ही बहुत समय हो गया, लेकिन जरूरी था कि आपके होठों पर हंसी आए। बड़ी मुश्किल से हंसी फंसती है जाकर के। हम लोग सुबह से शाम तक तनाव में गुजरते हैं साहब, इसलिए आपके चेहरे पर हंसी आना जरूरी था। किसी ने कहा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। आदमी बदहाल खस्ता है हमारे देश में, पानी महंगा खून सस्ता है हमारे देश में।
और अब वकीलों, पागलों और लीडरों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में, और खुलकर कौन हंसता है। इसलिए आपके चेहरे पर हंसी आ रहा है, मुस्कुराहट आ रहा है। इसके लिए सारा प्रयास है, इसके लिए सारे देश और दुनिया में घूम घूम करके ये काम कर रहे हैं। कबीर की तरह, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। तो वो कविता जिसने एक छोटी सी पहचान दी इस अदने से आदमी को, वो कविता आपके श्री चरणों में ये विशाल खबर के माध्यम से। कविता क्या थी साहब? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी हुई कविता। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जब इराक के दौरे पर गए तो एक इराकी पत्रकार था जैदी, जाने क्या खुन्नस, जाने क्या जुनून था, उसने अपना जूता उतारा और बुश के ऊपर फेंक दिया। अंतर्राष्ट्रीय घटना बनी, युवाओं के आक्रोश का प्रतीक बनी वो घटना। 6 महीने तक सिर्फ बुश जूता जूता बुश टीवी पर चला। बुश पर वो जूता पड़ने के बाद मैंने जैदी से पूछा, मैंने कहा तुम तो बहादुर कौम, तुम लोग तो बम फेंक के मारा करते थे, जूता कब से? जैदी ने जो जवाब दिया तबीयत खुश हो गई। बोले देखो सुंदरानी जी, किसी के ऊपर बम फेंक के मारो, निशाना चूक जाए तो आदमी बच भी सकता है। एक बार किसी पर जूता फेंक के देखो, अगले को लगे नहीं लगे, अगले का काम तमाम हो जाता है। मैंने कहा भाई बात तो सही है। बुश पर वो जूता पड़ने के बाद अपने हिंदुस्तान में एक क्रम सा चला, बाढ़ सी आई, कभी इस पर, कभी उस पर, कभी इस भ्रष्ट नेता पर तो कभी उस भ्रष्ट नेता पर। स्थिति ये हुई कि टीवी पर शाहरुख के बजाय, सलमान के बजाय जूता और नेता, नेता और जूता दिखने लगा। तो लोगों ने जूते को बधाई दी, बोले जूते भाई इस समय तो तुम्हारा जलवा है, इस समय तो तुम दिख रहे हो टीवी पे। तो मैंने भी बधाई दे दी कि जूते भाई तुम्हारा तो जलवा है। मेरा इतना सुनना था कि जूता फूट फूट कर रोया। मैंने कहा क्यों रो रहा है? बोले तमाम लोगों ने बधाई दी, लेकिन आज तक किसी कवि ने मेरा दर्द ही नहीं समझा, इसलिए मेरा दर्द लोगों के सामने नहीं आ पाया। किसी ने मुझे कविता लिखने का विषय ही नहीं समझा। आप अगर मेरा दर्द रख सको तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरे अच्छे लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे सुनने वालों, मेरे चाहने वालों, जूते का दर्द रखता हूं आपके सामने। एक पल के लिए मान लीजिए कि जूता आपसे बात कर रहा है। जूते का दर्द अशोक सुंदरानी की जुबान है कि हम कभी कपड़ों से, कभी चमड़ों से मढ़े गए। 2 ही 3 चीजों से बनता है जूता, आप सभी जानते हैं कि हम कभी कपड़ों से, कभी चमड़ों से मढ़े गए। किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी चढ़े गए। हमने आदमियों की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपनों में और गैरों में। हम जितने समय तक भी रहे, ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में कभी भी एक भी शब्द उफ का नहीं कहा। आप लोगों ने भाई साहब, आप लोगों ने इतने लंबे समय के त्याग, तपस्या और बलिदान का हमें ये क्या सिला दिया? हमें कोई पुरस्कार देने के बजाय उल्टे हमारा कलेजा ही जला दिया। और हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया? क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है, उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने। हमने पहुंचाया लोगों के पैरों को हमेशा आराम। हम नहीं कभी भी किसी के लिए आह बने। हमने खोजी खेतों के बीच में से भी पगडंडियां, लड़खड़ाते कदमों की हमेशा राह बने। और हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। और कविता की वो प्राण पंक्ति संभाले जिसने पूरे विश्व में प्यार दिया कि हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन, हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन दोनों को बराबर सह के लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। और जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों से, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। और संभाले जूते का दर्द फैसला कि आजादी के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद, महात्मा गांधी जी के प्रयास से कहें या अंबेडकर जी के प्रयास से, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला
दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को एक लंबे संघर्ष के बाद मिला आप लोगों का प्यार, मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार। तो भाई साहब, हमने तो सदियों से बिना किसी स्वार्थ के अनवरत लोगों को मंदिरों की सीढ़ियों तक पहुंचाया। फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया? फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया? तो आप सब तर्क देंगे कि हमारे ऊपर थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी गंदगी है, इस कारण मना है मंदिरों में प्रवेश और वर्जित खुदा की बंदगी है। तो जो सवाल मेरे सीने में दफन था जाने कब से, चूंकि आज प्रसंग आ गया, रूबरू हूं आपसे, चूंकि आज प्रसंग आ गया, इसलिए बड़ी मासूमियत से पूछता हूं आप सबसे कि थोड़ी सी धूल, मिट्टी और गंदगी के कारण हम बाहर ही सीढ़ियों पर पड़े रह जाते हैं और आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। साहब, इस बात का नहीं हमें कोई गिला कि हमें इस जमाने से क्या मिला क्या नहीं मिला। हम सीढ़ियों के बाहर धूल, मिट्टी, गंदगी में जहां पर भी पड़े हैं, संभालिएगा, कहीं व्यंग को पकड़ पाए तो आपका प्यार पहुंचे मुझ तक कि हम सीढ़ियों के बाहर धूल, मिट्टी, गंदगी में जहां पर भी पड़े हैं, कुछ आदमियों के कारण, कुछ आदमियों की नजरों में हम उस स्थिति में भी देवताओं से बड़े हैं। ये बात जूता छाती ठोक कर कहता है, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करते समय अधिकांश लोगों का ध्यान भगवान से ज्यादा हम जूतों पर रहता है, क्योंकि उन सब का मानना है प्रत्येक क्षण, प्रति पल कि भगवान के दर्शन आज करो या कल, भगवान तो यही मिलेंगे। लेकिन अगर भाई साहब जूते चले गए तो शायद वो फिर नहीं मिलेंगे। समझदार दर्शनार्थी वही होते जो नए जूते चप्पल पहन के परिवार के साथ मंदिरों में जाते हैं तो अपने जूते चप्पल उतार कर ऐसी जगह रखते हैं जहां से भगवान भी दिखे और उनके जूते चप्पल भी। दोस्तों, माँ सरस्वती जब आशीर्वाद देती तो कहती कविता वहां ले जाकर के खत्म करना जहां इतने बड़े लोग तुम्हें ऐसे रूबरू सुनते हैं। कविता का क्लाइमेक्स, कविता का उपसंहार आपके हवाले करता हूं। आप सबकी ऊर्जा, आप सबका प्यार और ढेर सारा चाहता कि कोई फर्क नहीं पड़ता, संभालना पंक्तियों, कोई 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 फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां कहां नहीं पहुंचे। हमें तसल्ली और खुशी सिर्फ इस बात की है कि हम कहां कहां पहुंचे। हम लोगों के मकान, लोगों की दुकान, लोगों के कारखाने, लोगों की मिल तक पहुंचे। भाई साहब, हम ही थे जो जिद पर आए तो लोगों के जिगर, लोगों के दिल तक पहुंचे। और जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। भरोसा था हमें, विश्वास था हमें, जब तक हम हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में हैं, दुश्मन सैनिक हमारे भारतीय सैनिक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारा सैनिक एक हाथ में तिरंगा और बंदूक लेकर जरूर जरूर सरहद के उस पार जाएगा, लेकिन तभी मेरे विश्वास की किरण गहरे अंधेरे में कहीं जाकर के फंस गई। दुश्मन सैनिक की गोली आई और मुझे और मेरे विश्वास को चीरती हुई उस भारतीय सैनिक के पैरों में धंस गई। तब पहली बार समूचा ये गरिमामय सदन माफ करे मुझे, सुनने वाले माफ करने मुझे, पहली बार समस्त जूता संस्कृति को भूलकर पहली बार मेरी जुबान पर कोई बड़ी भद्दी सी गाली आई थी, क्योंकि किसी भ्रष्ट नेता ने मेरी खरीद तक में दलाली खाई थी। इसके बाद भी भाई साहब ये हैं, चंगे हैं। इन्हीं के कारण देश की आधी आबादी के लोग भूखे हैं, नंगे हैं। इन्हीं के कारण सारे झगड़े, फसाद और दंगे हैं। दंगा इनके लिए सिर्फ कुर्सी का खेला है और इन दंगों को मासूमों ने और हम ही ने सबसे ज्यादा झेला है। पिछले दंगे के बाद जब नेताजी ने अपनी कुर्सी मासूमों के खून से धोई थी तो सीता की चप्पल सलमा के सैंडल के गले लिपट करके फूट फूट कर रोई थी। इसलिए अगर हम कपड़े के हैं, चमड़े के हैं तो हमें काटिए, छांटिए, बेशक अपने पैरों में लाने के लिए कई टुकड़ों में बांटिए। अगर हम प्लास्टिक या नायलॉन के हैं तो हमें बेशक तपती हुई भट्टी की आंच में जलाइए, गलाइए, लेकिन भगवान के लिए हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए, हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल खबर को बहुत बहुत धन्यवाद।
जिनका टैग वाक्य है, जिनका हैशटैग है सच का जुनून, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। सत्येंद्र पांडे का बहुत बहुत धन्यवाद। निवेश जो मुझे आप सबके पास तक पहुँचाएंगे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना अशोक सुंदरानी जी को कोविड काल की उस तमाम त्रासदी में भी किस प्रकार से हास्य निकाल करके आए हैं, यही खूबी है आदरणीय अशोक सुंदरानी जी की। और चलते चलते उन्होंने जो एक सारगर्भित व्यंग जूता, जो उनकी रचना आज पूरे विश्व में लोग सुन रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से सुनी जा रही है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे बड़े भाई आदरणीय अशोक सुंदरानी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,